मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। दुनिया में कोरोना ने जो बीमारी के तौर पर महामारी पैदा की है, उससे जितने लोग प्रभावित हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में भूचाल आ गया है, उससे प्रभावित होना शुरू हो गए। और वो प्रभाव बहुत लंबा और गहरा है। हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन अगले कुछ महीनों में या एक साल में आ जाए और उसके बाद मनुष्यों की आबादी उस वैक्सीन को लेने के बाद, जैसे बहुत सारे फ्लुएंजाज से और दूसरी चीज़ों से, चेचक से, प्लेग से निजात पा चुकी है या अपने को बचा चुकी है, बचा सके। लेकिन जो आर्थिक भूचाल उसने पैदा किया है, उसका जो असर आ रहा है, वो तो भाई पता नहीं कब तक और कितना असर करेगा और कहाँ तक जाएगा। लगभग उसी के प्रभाव से, बदली हुई परिस्थितियों से, कल एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई। ऐसा नहीं है कि वो इकलौती थी, लेकिन वो जिस क्षेत्र में हुई, हो तो रही है सब तरफ, सर्वत्र हो रही है। सबसे ज़्यादा गरीब समुदाय में हो रही है, मजदूरों में है, कामकाजी लोगों में है, सफाई वगैरह कर्मी में है, किसी भी किस्म का काम करने वाले में है, छोटी मोटी नौकरी करने वाले हैं, बीच की नौकरियां करने वालों में है। लेकिन अब ऐसी जगह हो गई जिसकी चर्चा बहुत होती है, जिसका एक सांस्कृतिक और सामाजिक असर बहुत ज़्यादा है, वो है सिनेमा। भारतीय सिनेमा भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यमों में से एक है, अभी तक बना हुआ है राजनीति के बाद। तो उसमें वो घटना हो गई कि एक वहाँ 34 साल के नए उत्तर भारत के उस हिस्से से, जिस हिस्से से कम लोग वहाँ उस स्थिति में हैं, वहाँ से आए हुए एक नौजवान सुशांत सिंह राजपूत नाम के स्टार, कह सकते हैं उसे, स्टार बन गया था वो। उसने आत्महत्या कर ली। युवा आदमी था और ऐसा हुआ। पूरे देश में, सारे समाचार माध्यमों में, टेलीविज़न चैनलों में, सब जगह वो खबर भर गई। सोशल मीडिया में तरह तरह की बहस और वो सब शुरू हो गई। सत्य हिंदी की ओर से हम लोगों ने भी कोशिश की कि इस बारे में, इसके जो आर्थिक सामाजिक निहितार्थ हैं इस तरह की घटना के, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत लोगों से की जाए और कुछ जो सूचनाएं आई हैं उनका एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले तो ये बताना आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो मैं शुरू में कह रहा था कि कोरोना की महामारी की वजह से दुनिया भर के सिनेमा उद्योग में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो नुकसान मई के पहले हफ्ते तक हो चुका था। अब ये उसके आगे बढ़ रहा है। भारत में भी भारतीय फिल्म उद्योग संख्या की दृष्टि से दुनिया में बहुत आगे है और हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का नाम आता है। इसमें भी कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का फिल्मी व्यापार का नुकसान हुआ है। जाहिर है कि जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो दुनिया भर में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे बेरोजगार हो गए हैं। भारत में भी हज़ारों लोग इससे बेरोजगार हो गए। फिल्में नहीं बन रही हैं, फिल्में सिनेमा में जा नहीं रही हैं, सिनेमा हॉल नहीं चल रहे हैं। तो सारी एक सक्रियता जो फिल्म के बिजनेस से जुड़ी हुई है वो एकदम ठप पड़ गई है। और फिर अब जब ऐसा कुछ होता है तो फिर उसका दबाव शुरू होता है। उसका दबाव होता है, हर जगह से बजट कट होने लगते हैं, कैंसिल होने लगते हैं। ये तो धंधा उस तरह का है नहीं कि कोई तनख्वाहें मिलती हों, ये तो एक चीज़ होगी तो फिर उससे जो पैदा होगा तो लोगों में बटेगा। तो जब चीज़, एक सिनेमा ही नहीं बन रहा है, बन के रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो वो पूरा ही तंत्र जो है एकदम ढह गया। तो उसमें जो बड़े बड़े कंगूरे होंगे वो तो कुछ दिन सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन जो बीच में है, जो नीचे है, जो तनाव में है, जो रास्ते में है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ही लगता है इस युवा के साथ हुआ। इसको कुछ जो डिटेल्स आ रहे हैं उसमें ये पता लग रहा है कि ये तनाव जिसकी परिणति इस तरह से हुई, ये काफ़ी महीनों से ऐसा था। कुछ और भी घटनाएं हैं इसमें जिनको हम अभी बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इंडस्ट्री की राय इस पर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो हम जुटा सके हैं। हमने भी नौजवान कुछ
फिल्म निर्माताओं और एक्टरों वगैरह से बात की है, 2-3 मित्रों से। उनको पहले आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले आदित्य ओम, ये हमारे तो परिजन हैं, ये हमारे बहुत ही निजी करीबी, हमारे भाई की तरह उनके बेटे हैं, तो हमारे भतीजे एक तरह से होते हैं। सिनेमा बनाते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए, मूलतः हिंदी वाले हैं, पढ़ने गए थे वहाँ और इंजीनियरिंग वगैरह में थे, वहाँ से सिनेमा में रुचि हुई, सिनेमा में सक्रिय हो गए। आदित्य ओम इनका नाम है। हिंदी में भी एक फिल्म बंदूक इनकी, मतलब बड़े बॉक्स ऑफिस वगैरह पे आने वाली फिल्म इनकी थी, और कुछ और इन्होंने बनाई है। एक मासाब नाम की फिल्म तो बहुत ही पुरस्कृत हुई है बहुत जगहों पर, और तेलुगु में वहाँ जाने माने अभिनेता हैं। तो आदित्य ओम पहले बताएंगे क्या हुआ, सुनिए। देखिए, सिनेमा इंडस्ट्री में जो किसी फिल्मी परिवार का नहीं है, सिनेमा इंडस्ट्री में इस तरीके से आने वाला एक व्यक्ति, वो उसको बहुत स्तर पे विद्रोह करना पड़ता है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने काफ़ी लोगों का काफ़ी लोगों को नाराज़ करके, काफ़ी लोगों का दिल तोड़ कर। शायद कोई जो एक नॉर्मल परिवार का आदमी है, लड़का लड़की है, वो एक अपना इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज या किसी और ऐसे करियर को छोड़कर आता है। तो सिनेमा इंडस्ट्री में बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी कला और अपनी प्रतिभा और मेहनत से उसको तराश कर और उन सारी चीज़ों को अच्छे से, अपनी कला को अच्छे से सीख कर उसमें पारंगत होकर तो आ जाते हैं। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री चलती एक अलग तरीके से है। ये बिल्कुल ही एक अनडेमोक्रेटिक, ओपेक, जिसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नॉन मेरिटोरियस, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरिट की बात नहीं होती है। ढंग से ये इंडस्ट्री परफॉर्म करती है, और कुछ ही लोग हैं, चंद हाथों में ये इंडस्ट्री हमेशा रही है। बहुत ही मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल रहा है कुछ लोगों का इस इंडस्ट्री पे काफ़ी लंबे टाइम से। तो ये इसके फंक्शनिंग का तरीका एकदम अलग होता है, और काफ़ी यहाँ पे बैकरूम पॉलिटिक्स और मैनूवरिंग और अलग अलग चीज़ें चलती हैं, जिससे जो बाहर से आने वाले बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनको वो अपनी कला में तो पारंगत होते हैं, लेकिन वो इन सारी चीज़ों के बारे में वो एकदम ही अनअवेयर होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज़ और ज़्यादा बढ़ी हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो फिल्म सिनेमा जो होता है वो एक कमर्शियल आर्ट है, और कमर्शियल आर्ट के लिए ह्यूज फाइनेंस चाहिए होता है, और क्योंकि फिल्मों की अर्निंग्स बढ़ गई हैं और उनकी रीच बढ़ गई है, तो उनकी मार्केटिंग पे भी उतना ही पैसा लगता है। तो अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा, अब हर फिल्म की मार्केटिंग में भी करोड़ों रुपए लगते हैं। तो जो फिल्म इंडस्ट्री, जो बेसिक फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और जिनके हाथ में फाइनेंसेस रहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को मूट करते हैं, जो करियर्स बनाते हैं, द सो कॉल्ड गॉड फादर्स एंड गॉड मदर्स, एंड वो किसी भी ऐसे आदमी पे या किसी भी ऐसे व्यक्ति पे कभी भी इतना पैसा नहीं लगाएंगे कि जो कि अभी अपने आप को स्टैब्लिश पूरे ढंग से नहीं कर पाया हो, और जो कि बेसिकली किसी फिल्मी बैकग्राउंड और किसी बहुत एंट्रेंच्ड इज़ द वर्ड, जिसका बहुत बड़ा इतिहास ना रहा हो फिल्मों का या इस तरह की चीज़ों का। इसमें देखिए कुछ अपवाद भी हैं, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अपवाद ये हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन आने से पहले जो लोग इस्टेब्लिश हो गए, उनका खेल अलग था, जिसमें से नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए लोग जैसे अक्षय कुमार वगैरह भी इस्टेब्लिश हुए। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन आने के बाद ये जो चीज़ें अब हो रही हैं, और जिस तरीके से लगभग दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, और जिस तरीके से नेपोटिज़्म के ऊपर चर्चा हो रही है, और स्टार किड्स के लिए करोड़ों अरबों तैयार रहता है, बस कि वो बड़े हो जाते हैं और उनको तुरंत ही सारी चीज़ें लॉन्च मिल जाते हैं, और अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़के लड़कियां वो रह जाते हैं।
तो ये इश्यूज़ हैं, ये सिनेमा इंडस्ट्री में कोई इस सारी बातों को नकार नहीं सकता है। और एक बार एक कोई व्यक्ति अगर 2 या 3 हिट फ़िल्म दे देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर 2 या 3 हिट फ़िल्म देने के बाद भी किसी को संघर्ष करना पड़ता है, तो अक्सर उसके पीछे सिनेमा इंडस्ट्री की जो बैकरूम पॉलिटिक्स है और किस तरीके से वो जो कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो ये जो कुछ एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, ये इनकी मीडिया पे भी उतनी ही अच्छी पकड़ है, इनकी फाइनेंसेस पे भी उतनी अच्छी पकड़ है, इनकी कॉरपोरेट्स पे भी उतनी ही अच्छी पकड़ है और ये अपने सारे काम करवा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो जो भी व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेंटली तैयार नहीं रहेगा और जिसको इन सारी चीज़ों से का अचानक से सामना करना पड़ेगा और वो अपने आप को हेल्पलेस पाएगा, और अगर वो मानसिक रूप से थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आदित्य के बाद मैं अश्विनी चौधरी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। अश्विनी चौधरी के बड़े भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो मेरे समकालीन हैं और हम लोग राजनीति में एक तरह के ध्रुव पे थे। हालांकि कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को दूर से मैं जानता था उनको, वो शायद मुझे जानते हैं कि नहीं पता नहीं। लेकिन बाद में अश्विनी मिल गए और फिर अश्विनी से भी दोस्ती हो गई और अश्विनी से ज़्यादा क्लोजनेस रही। अश्विनी ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब पिछली एनडीए की सरकार थी अटल जी की, उस जमाने में बनाई हुई, उस समय के एक राजनीतिक प्रसंग पे बनाई हुई एक फिल्म धूप इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसमें एक सैनिक अधिकारी जो शहीद हो चुका था, उसके पिता को एक पेट्रोल पंप मिलता है और उस पेट्रोल पंप को लेने में और उसको बना के खड़ा करने तक जो भ्रष्टाचारी सिस्टम से उसके पिता का, उस मरहूम सैनिक के पिता का एक रियल घटना थी। उसको जो परेशानियां हुई, जिस तरह से उनका शोषण हुआ, जिस तरह से वो एक बार तो टूट ही गए थे, तो एक कार्यक्रम में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने एकदम फट पड़े कि ये क्या है, ये मतलब हम लोगों को हमारी शहादत आप लोग बेचते हैं, हमारे बच्चे मरवा देते हैं बॉर्डर्स पे, और आप यहाँ नीचे कोई फैसला करते हैं वो अमल में ही नहीं आ सकता भ्रष्टाचार के चलते। उस पर बनाई हुई एक रियल स्टोरी की फिल्म थी ये धूप। वो बहुत चर्चित हुई थी अश्विनी की। अश्विनी ने प्रकाश झा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है, बहुत प्रतिभाशाली है और कई फिल्में इनकी बनाई हुई हैं। तो अश्विनी ने एक बैलेंस बात करने की और उसको एक थॉट देने की कोशिश की इस मुद्दे पर, उनको भी सुनिए। जो सुशांत वाला है वो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त हमारे देश में जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है ना, उसको एज ए सोसाइटी हम लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, है ना। मतलब मैंने भी इसको बहुत करीब से देखा है अपने अपने सर्कल में, खासकर यंगस्टर्स में। मेंटल हेल्थ का इशू जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख हमारे देश में, है ना। और आत्महत्या तो आप ये देखिए कि मतलब जो अगर प्रेशर की वजह से देखें तो मतलब स्टूडेंट्स में जो आत्महत्याएं होती हैं वो नंबर बहुत बड़ा है। अगर गरीबी की वजह से होती हैं तो किसानों में बहुत बड़ा है। लेकिन सुशांत जैसे सक्सेसफुल यंग लड़के के जीवन में तो मतलब जितना मैं जानता हूँ 20 साल से इस इंडस्ट्री को, कि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से तो सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। इस एज में जितनी सक्सेस उसको मिलनी चाहिए थी वो सक्सेस उसको मिली, बड़ा स्टार था वो, लोग उसको देखना चाहते थे, उसकी तारीफ हुई। फिल्में चलती हैं कई बार, फिल्में नहीं चलती हैं कई बार, वो सभी के साथ होता है, वो ऐसा नहीं कि सुशांत के साथ हुआ, है ना। आखिरी फिल्म तो चली उसकी, छिछोरे जो थी वो वर्क की, अगर आप कमर्शियली देखें तो वो वर्क की, है ना। सो मुझे लगता है कि ये इशू जो है, ये इशू तो मेंटल हेल्थ का ही है। जी। और पिछले 3 महीने से जो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो आदमी मेंटल हेल्थ, जो डिप्रेशन में हो, जो अंडर मेडिकेशन हो, जो दवाइयां ले रहा हो, जैसा कहा जा रहा है कि सुशांत ले रहा था और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी ले रहा था, तो जब आप 3 महीने आप अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग में आ जाते हैं, जहां आपका मिलना जुलना बंद हो जाता है। और देखिए यहाँ तो अच्छा खासा आदमी, मेरे जैसा आदमी भी डिप्रेस हो गया ना पिछले 3 महीने में, कि आप क्या करेंगे ना। तो जो ऑलरेडी अगर किसी तरह की मानसिक बीमारी से आदमी नहीं, उसने बहुत लोगों पे पड़े होंगे, उनमें था, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है जो हुआ। और मुझे लगता है वो तो क्षणिक होता है ना,
इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं वो तो क्षणिक फैसले हैं, वो आप प्लान करके तो नहीं करते हैं जी। ऑफ कोर्स उसका उसकी एक जर्नी जरूर होती होगी कि आप उस तरह से सोचते 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 वहां तक पहुंचते होंगे, अचानक एक दिन आप ऐसा कदम उठा लेते होंगे। उसमें मुझे लगता है कि ये 3 महीने जो जो कोरोना काल जो है इसका भी एक फैक्टर जरूर रहा होगा। इसमें सुशांत की कामयाबी नाकामयाबी, उसकी सक्सेस, फिल्म इंडस्ट्री, तो देखिए क्रूअल तो सभी है ना राजनीति में। आपने तो बहुत करीब से राजनीति को देखा है। चौधरी देवीलाल जब डिप्टी सीएम थे, उसके बाद जब वो हट गए थे ना, तो मैं दिल्ली में उनके घर जाता था तो वो अकेले बैठे होते थे, है ना। और जो सब मुझे कहते थे, देख मैं ना भैंसों से बात करता हूँ, मतलब पहले क्या होता था कि साला मतलब भीड़ लगी रहती थी सुबह से शाम, है ना। अब कोई मुझे पूछने नहीं आता है। सेम इज द फिल्म इंडस्ट्री। when you are successful, when your films are working, then people take your calls, then people answer your SMSs, then people meet you, they call you to parties. When you are not successful, तो वही लोग जो हैं वो शायद आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक। पर ये मुझे लगता है समाज के सभी हिस्सों में है ना। इस समाज के आप सभी हिस्सों में अगर आप कामयाब हैं तो आपको अलग तरह से सामने वाला आदमी मिलता है, और अगर आप कामयाब नहीं है तो अलग तरह से आदमी आपको मिलता है। ठीक है। तो अश्विनी के बाद अब एक और हमारे सहयोगी मित्र बंधु, हम लोगों के हम पेशा, हम लोगों के साथी थे प्रिंट मीडिया में, हम लोगों के बाद वाली पीढ़ी के बड़े अच्छे हस्ताक्षर थे, हैं थे मतलब हमारे पेशे में थे, अब हैं दूसरे में उन्होंने अपने को ढाल लिया। सिनेमा बनाते हैं और बहुत ही मशहूर चर्चित फिल्म जो स्वरा भास्कर के साथ उन्होंने अनारकली ऑफ आरा नाम से बनाई थी, जिसको आपने बहुत सब जगह पढ़ा सुना। तो अविनाश से भी बात हुई और अविनाश ने जो कहा वो भी सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम और चीजों पर आते हैं। फिल्म में उसकी बीच में काफी पिटी, लेकिन इसके बावजूद उसको फिल्म मिलती रही, है ना। तो पिछले दिनों काफी सारी फिल्में उसकी आई और चली भी गई, धोनी चली। तो कुछ चीजें नहीं चल रही थी, कुछ चीजें चल रही थी, और अभी उसके पास प्रोजेक्ट तो थी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई फिल्म नहीं थी। अब क्या है कि बाजार जो है वो अपने तरीके से पैसा लगाता है कि भैया सलमान खान की फिल्म, अक्षय कुमार की फिल्म, मुझे श्योर है कि इतने पैसे वापस आएगी, तो आदमी पैसे उतना लगाता है। ये सिक्योरिटी इन लोगों के पास नहीं है। फिल्म चल जाए तो 100 करोड़ पार हो सकती है, नहीं चले तो 5 करोड़ भी नहीं मिल सकती है। तो ये मसला है। तो इन सब चीजों की, लेकिन फिर भी उसके पास बड़े बजट की कुछ फिल्में थी। एक चंदा मामा दूर की फिल्म थी जो बड़े बजट की फिल्म थी, शुरू भी हुआ था, फिर हीरोज के पास पैसा घट गया तो फिर वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा रुक गया था, डिले हो गया था। अभी 3 महीने के भीतर थोड़ा मसला और जटिल हुआ होगा, इसकी वजह से ये हुआ है, पता नहीं, अभी कुछ साफ नहीं। एक्चुअली अनुभव सिन्हा ने एक थोड़ा टफ सा वो किया है ट्वीट 10-15 घंटे पहले, उससे, और फिर कुछ इस तरह के ट्वीट्स दूसरे आते रहते हैं फ्रिंज किस्म के, जिसमें ये सब स्टोरीज रहती हैं कि कई फिल्में इधर उससे ली गई थी, इससे डिप्रेशन था, और वो उसने अपने पहले वो मैनेजर जो लड़की थी शायद उसके ऊपर वो खिसियाया होगा, उसको निकाल दिया था, और वो उसने सही कर लिया था। कुछ लोग विनम्र होते हैं इंडस्ट्री में, कुछ लोग एरोगेंट होते हैं, कुछ लोग मतलब हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी लोग काम चलाते रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अब सुसाइडल जो अटेम्प्ट है ना, इसके बारे में बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता कि क्या वजह रही होगी। ये तो बहुत ये तो है, हाँ, अपने मतलब जिसका कोई गॉडफादर उस तरीके से नहीं है, है ना, यानी मतलब जो पटना दरभंगा जैसे शहर से आकर के उसने अपनी जगह बनाई, वो जितनी बना ली उतनी ही उसके लिए पर्याप्त जगह है ना। वो ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि वो मतलब अगर वो 10 फिल्में अगर नहीं कामयाब होंगी तब भी उसके लिए जगह खुली रहेगी, स्पेस मिलता रहेगा। वो ये है, अब क्या 75 तरह के लोग 75 तरह की बातें अभी करें। नहीं, वो तो जाहिर। लेकिन जब भी इस देश में कोई ऐसी
दुर्घटना या घटना होती है, कोई भी इवेंट जिसे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, प्रचार की टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें एक हमारे यहाँ जो संगठन है जो इस समय डिजिटल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उपलब्ध है, वो अपना हस्तक्षेप करता है, वो वैचारिक हस्तक्षेप करता है, और वो उसके शत्रु तय हैं, उसके मित्र भी तय हैं, उसके विचार तय हैं, वो तुरंत उसके आधार पर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। सुशांत की मौत से भी ऐसा ही हुआ। सुशांत की मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं, जब ऐसी कोई घटना होती है तो मीडिया के बहुत सारे स्रोत खोज लाते हैं। उसमें से एक फरवरी का एक ट्वीट था जो दुबई में बैठे हुए KRK नाम के सज्जन हैं, जो एक बिग बॉस से थोड़ी चर्चा में आ गए थे, लेकिन उनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है और वो बहुत सारे छेड़खानी वाले इस तरह के ट्वीट उनके आते रहते हैं। लेकिन वो ट्वीट जरा बड़ा महत्व का है। उसने समय से पहले कुछ बातें लिख दी थी, फरवरी में ही लिख दी थी, और वो सूचनाएं सही हो सकती हैं। ऐसी दुनिया तो है, दुनिया तो ऐसी ही है। तो उस आधार पर खेमेबंदी हो गई और ट्विटर पर कल से अब तक महाभारत मचा हुआ है। वो सारे प्रतीक जो आप कह सकते हैं कि इस या उस कारण से निशाने पे होते हैं, जैसे उसमें एक कारण तो होता है कि उसमें वो किस धर्म से आते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग निशाने पे होते हैं। दूसरे इसलिए निशाने पे होते हैं कि वो विचार के रूप में क्या बातें करते हैं, और तीसरे सामाजिक सवालों पर, तीसरे ये कि उनकी इस वर्तमान सत्ता के बारे में और जो वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में क्या राय है, इस तरह से। तो इस तरह से टारगेटेड एक क्लास है। और कुछ निश्चित तौर पर शार्क है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री या किसी भी किस्म का काम हमारे देश में या दुनिया में जो है, उसमें अपनी उसके अंतर्विरोध है, उसके अपने द्वंद्व हैं, उसमें अपने शोषण है, उसमें अपने कंगूरे हैं, उसमें तमाम तरह के गिरोह हैं, वो सब भी है। लेकिन जब आप विचार के तौर पर किसी को टारगेट करते हैं, उन सब चीज़ों को गड्ढमड एक जगह करके कुछ लोगों के ऊपर गोबर फेंक देते हैं। तो वो काम कल से चल रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें निशाने पे आए भट्ट परिवार, महेश भट्ट वगैरह, ये वोकल लोग हैं, और उनके भाई ने कुछ बोल दिया था। ऐसा भी हुआ कि वो 2 फिल्में बातचीत कर रहे थे बनाने के लिए, अपनी पुरानी 2 फिल्मों को फिर से बनाने के लिए। एक तो वो सड़क नाम से एक फिल्म है उनकी, और एक आशिकी नाम से जो थी उसमें उसके दूसरे संस्करण बनाना चाह रहे थे। उस पर इस अभिनेता से शायद उन्होंने बात की थी, बाद में बात तय नहीं हुई, तो वो उसमें से शामिल हैं। तो वो काफ़ी जोर से निशाने पे आए, और उनके भाई जो मुकेश भट्ट हैं, जो निर्माता है, उनका कुछ ऐसा बयान भी आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था इस लड़के से कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है, इस तरह का उन्होंने कुछ बात भी कह दी थी। तो उसके बाद वो शुरू हो गया। तो ट्विटर में हमारे पूरे ट्रेंड चले इन पे खूब, ये वो, और बाकी और चीज़ें भी आई, उन पे एक एक करके बात करते हैं। लेकिन इस दौरान जब ये सब हुआ तो उसका फिर होता है, बहुत सारे लोग, एक कवि हैं, मंच वंच सजाते हैं, वो इस तरह की कोई भी घटना हो रही तो सब में वो इस तरह का ट्वीट करते हैं कि गोया उनके बड़े जानकार थे, और कुछ इस तरह का, उसकी आलोचना शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। फिर एक अभिनेत्री हैं जो इस समय क्रांतिकारी मुद्रा में है, और चर्चा उनकी होती रहती है बहुत, वो खुद चर्चा करा लेती हैं। ये तो बहुत बड़ी घटना थी, इस पर उनको सब लोग वाह वाह कर रहे थे कि वो कब बोलेंगी, क्या बोलेंगी। उनका वीडियो आ गया, आप सब जानते, कंगना रनौत इस समय इस सरकार की समर्थक के तौर पर अपने को उन्होंने पेश किया है, और एक विद्रोहिणी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा उन्होंने स्वरूप धरा है। और इस स्वरूप के बहुत से पक्षकार हैं और बहुत सारे उनके इसके आलोचक हैं। क्योंकि ये तो लगता है कि जो उनकी मानसिक वैचारिक शक्ति है वो तो उस तरह से बहुत विकसित नहीं है, तो बहुत सी बातें उनकी हॉलो हैं, बहुत हल्की फुल्की हैं। लेकिन अब उन्होंने एक पक्ष पकड़ लिया है और उस पक्ष पर वो बोलती रहती हैं, गलत सही जो भी बोलती हैं, तो उससे उनको एक बहुत बड़ा समुदाय उनके लिए तालियां बजाता है और एक बहुत बड़ा समुदाय उनकी निंदा करता है। कुल मिला के उनका तो फायदा है इसमें कि उनकी चर्चा होती है। वो जिस पेशे में है उसमें चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, पहले उनको भी सुन लीजिए। उनके बिना पूरी चर्चा ही कल से उन्होंने ध्रुवीकृत कर ली है, चर्चा सुन लीजिए।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। फिल्म इंडस्ट्री में 2 गिरोहों की बड़ी चर्चा होती है, वो सोशल मीडिया पे कल से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग तो उसका नाम इसलिए नहीं ले सकते कि वो इंडस्ट्री के पिलर्स हैं, और ये इंडस्ट्री भी विज्ञापन वगैरह पर बहुत खर्च करती है। दूसरे टेलीविज़न वगैरह चलाने वालों को इनकी बड़ी ज़रूरत रहती है, तो वो उनके नाम लेके उस तरह से, तो टीवी पे इन पे बहुत स्टोरीज नहीं आएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे बहुत बातें हो रही हैं। तो एक उसमें से है ये सलमान खान का परिवार। ये परिवार एक बहुत बड़ा धूमकेतु है इंडस्ट्री में, इसमें कोई शक नहीं। उनके 2 भाई निर्माता भी हैं, एक्टर भी हैं। सलमान खान भी खुद निर्माता, एक्टर वगैरह हैं। उनके पिता एक बहुत बड़े प्रबंधक के तौर पर हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उनका हस्तक्षेप है। फिल्म इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़े टाइकून हैं, और उनसे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं। किसी अभिनेत्री से उनका कभी प्रेम था जिससे नहीं निभी, वो कहीं शादी में चली गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसको कभी फिल्में मिलना बंद हो गई, कभी कुछ मिला ही नहीं उसका, फिर उसके बाद ख़त्म। और उसने जिससे शादी की वो भी लगभग ख़त्म ही हो गया। बहुत बड़े परिवार से थे, बैकग्राउंड से थे, आप लोग जानते होंगे, किसी को नाम लेके क्या कहा जाए आप सब समझते हैं। और इसी तरह से एक अभिनेता से उस दौरान ही, जब उनका प्रेम वाला मामला बिगड़ रहा था, वो बीच में आ गए थे कहीं, विवेक ओबेरॉय। तो उनका हाल जो है फिर जैसा हुआ वो आप जानते हैं कि वो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही हो गए। ऐसा नहीं था कि उनमें प्रतिभा नहीं थी, और उन्होंने बहुत सी अच्छी, बहुत बढ़िया फिल्में की हैं कुछ, और लेकिन उसके बाद वो एकदम ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए नापसंद हो गए। हालांकि उनके पिता भी फिल्म में ही थे, उतने बड़े नहीं थे लेकिन फिल्मों में थे। तो इस तरह से उनको ये भी कह सकते हैं कि वो तो परिवार के ही थे, लेकिन वो बर्बाद तो हुए, ये तो सामने है। ऐसे एक गायक अरिजीत सिंह है, उनसे उनके झगड़े के बारे में बहुत सारा मामला गूगल पे रखा हुआ है कि वो किसी बात पे वो उनसे नाराज़ हो गए। वो बड़े फिनकी से हैं सलमान खान, और वो किसी से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। हालांकि उनका प्रचार तंत्र, चूँकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है खुद में, और बहुत व्यापार जो इस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है, बहुत सा व्यापार उन पर निर्भर है। उनकी लोकप्रियता, क्षमता और उनकी ऑडियंस में जो पकड़ है उस पर निर्भर है। और इसलिए उनसे मतलब जैसा जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसके हिसाब से पंगा लेना या उनके बारे में कुछ गलत सोचने की हिम्मत इंडस्ट्री में तो कोई कर नहीं सकता। एक गायक है, ये अच्छा गाता है, बहुत प्रसिद्ध हुआ इधर नौजवानों में। पता नहीं किस बात पे मंच पे किसी पे उनको लगा कि ये उनके मान के हिसाब से उसने व्यवहार नहीं किया, स्लो रहा होगा। वो बेचारा तब से माफ़ी मांग रहा है, उसके बहुत सारे पत्र वगैरह हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, हम लोगों के पास भी लोगों ने भेजे, खैर उन पे क्या चर्चा करना। तो वो तब से बेचारे माफ़ी ही मांग रहे हैं और परेशान हैं इंडस्ट्री में। तो ये तो है कि सलमान खान एक ऐसी स्थिति में है कि वो एक पावर सेंटर बन गए हैं, और अगर वो किसी को पसंद या नापसंद करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मतलब उनका शाहरुख खान से जो झगड़ा था वो
आपके हमारे सामने ही है, काफ़ी सालों चला अभी उन्होंने, अब तो लगता है कि आपस में ठीक ठाक है। शाहरुख खान तो इसलिए बच गए कि उन्होंने एक सही समय पर अपनी पकड़ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बना ली थी। इस समय जो भारत का फिल्म उद्योग है उसका जितना व्यापार देश में है उससे ज़्यादा बड़ा व्यापार वो बाहरी देशों में अपने बाजार से करता है। तो शाहरुख खान ने समय रहते उसमें अपना हाथ पैर बना लिया था, वरना अगर उनकी लड़ाई लोकल फील्ड में होती तो वो पिस के ख़त्म हो गए होते। और वो बिल्कुल उनकी फिल्में भी कोई हमारे बाजार में नहीं चल रही हैं, लेकिन उनकी फिल्में यूरोप में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, दुनिया में बहुत चलती हैं और उससे उनको डॉलर्स में इनकम आ जाती है। और इसलिए बड़े बड़े ब्रांड और उनके मतलब आर्थिक जो उनकी स्थिति है और जो उन्होंने अपने को सुपरस्टार और किंग विंग घोषित कर रखा है, बादशाह, तो वो सब बना रहता है। तो ये है। अच्छा, इसी तरह से एक करण जौहर है, कुछ 3-4 फैमिली 5 फैमिली हैं जिन पर निपोटिज्म को लेके बहुत बातें हो रही हैं, बहुत से ट्रेंड चले हैं कल से इस पे सब पे। तो ऐसा हर बिजनेस में है। हमारे समाज की ये बुराई है, इस समय सारी दुनिया में ये बुराई है। जब धन का संकेंद्रण हो रहा है, इस पर दूसरी किताब आ गई है कैपिटल नाम से थॉमस पिकेटी की, तो वो यही बता रही है ना, वही सच्चाई है। भारत में भी वही हो रहा है, उद्योगों में नहीं हो रहा है। सबके सारे टेलीफोन की कंपनियां दूसरी बंद होती जा रही हैं और एक कंपनी सिर्फ चढ़ती चली जा रही है। बिजली बनाने वाली बाकी सारी कंपनियां दिवालियां हो रही हैं, एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। पोर्ट में तो अब कोई है ही नहीं, एक ही ग्रुप है सारी जगह। तो इस तरह के मोनोपोली और इस तरह के हर व्यापार में ये बीमारी आ रही है कि एक सारे देश का, सारे लोगों का पैसा कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित हो रहा है, फिर वो कुछ लोगों में से उस कारोबार में भी बाकी सबको हटा के सारा कारोबार उन्हीं में संकेंद्रित हो रहा है। तो वो बीमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो वहाँ करण जौहर और सलमान खान पर इस तरह के आरोप लगते हैं। करण जौहर के 2 जो छोटी छोटी क्लिप इस समय चल रही हैं, जो वो बात करते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पिला के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियों वगैरह से, उसमें 2 जगह ऐसे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने जिन लोगों को बुलाया है उनसे वो कुछ पूछते हैं और सुशांत राजपूत के बारे में जब पूछते हैं तो वो खिस्स से हंस देते हैं और कहते हैं कौन। तो ये एक अपमानजनक सा लग सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं था। वो लड़का बहुत अच्छा, उसका मतलब कैरियर रहा, उसकी फिल्में बहुत अच्छी रही, उसका काम बहुत अच्छा रहा, उसकी चर्चा बहुत अच्छी रही, उसने इतनी छोटी उम्र में काफ़ी वो किया है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में था, ढंग से सोच समझ वाला लड़का गया था। और एक समय जब उसकी सजातीय लोगों ने उसकी एक फिल्म को लेके देश में बवाल मचाया था तो उसने अपने नाम से राजपूत शब्द हटा देने का विरोध के तौर पर एक ऐलान भी किया था। तो हम कह सकते हैं कि वो आधुनिक लड़का था और पढ़ा लिखा था, चीज़ों को जानता था, मेरिटोरियस था, तो चीज़ों पर उसकी राय रही होगी। और ऐसी चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। हमारी जिस तरह की इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्रियल वातावरण दुनिया भर में है, वहाँ लोग श्रोताओं को पसंद करते हैं, चापलूसों को पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जिसे कहा जाए कि जो सरेंडर कर चुके हो, जिनकी अपनी रीढ़ न हो। रीढ़ विहीन समाज बनाने का जो एक आंदोलन दुनिया में है वो सब जगह चल रहा है, तो सिनेमा में न हो ऐसा तो संभव नहीं है। और हो सकता है कि रीढ़ टूटने की धमक उसको इस फैसले तक ले गई हो, जो निराशा, बहुत दर्दनाक फैसला जो उसने लिया, जो नहीं लेना चाहिए था, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं और ये ऐसे हर मौसले पे आ जाती हैं। ये हमारे समाज का विद्रूप है। हम आप क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि इसको जैसा है उसके बारे में बात करें, दुखी हों और अपने लिए कुछ फैसला करें। फिलहाल कोरोना काल की ये सब तकलीफ दे सूचनाएं हैं और हम लोग देखिएगा, बताइएगा ये प्रस्तुति कैसी है। ये उस तरह की आप कह सकते हैं कि छेड़छाड़ वाली तो नहीं है जैसे टेलीविजन चैनलों पे आप देखते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस बात को उकेरें, देखें इसके आगे पीछे क्या है। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।